हे गाइस, वेलकम टू माय वन शॉट सीरीज। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 की यूनिट 1 की वन शॉट लेंगे। चैप्टर 1 इज योर नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और यूनिट 1 इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो हम वन शॉट में ये चैप्टर 1 यूनिट 1 को रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि बिजनेस क्या है। व्हाट इज बिजनेस ऑल अबाउट? देखिए, बिजनेस क्या है? इट इज बेसिकली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। अगर हम कुछ एग्जांपल्स ले बिजनेस के, तो मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, ये सारे बिजनेसेस के एग्जांपल्स है, राइट। अब देखिए, ये सारे बिजनेसेस में क्या हो रहा है, इन सब में कॉमन चीज क्या है कि ये सारे में हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? We are transforming a set of inputs into a set of output, right? और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का एसेंस भी यही है कि हम कुछ इनपुट्स लेते हैं, ठीक है, हम इसमें वैल्यू ऐड करते हैं एंड वी कन्वर्ट इट इनटू अ सेट ऑफ आउटपुट। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, क्रिएशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल सच एक्टिविटीज। हम कोई भी इनपुट हमने एक ले लिया, जैसे कि लेट्स से हमने वुड ले लिया, लॉग ले लिया, ठीक है। अब वुड या लॉग अपने आप में रॉ फॉर्म में शायद हमारे लिए इतना यूजफुल ना हो, लेकिन जब हम इस पे वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है, वी ऐड वैल्यू एंड व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू लेट्स से अ चेयर और अ टेबल, तो ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं, राइट, एज कंपेयर टू द रॉ वुड या फिर लॉग। क्योंकि चेयर अब हम बैठ के पढ़ सकते हैं, टेबल हम यूज कर सकते हैं स्टडी करने के लिए, काम करने के लिए, राइट। तो देखिए, जो आउटपुट है ना, वो इनपुट से ज्यादा वैल्यूएबल। तो इस तरह से हम जब इनपुट में वैल्यू ऐड करके आउटपुट बनाते हैं, तो यही होता है बिजनेस का इसेंस। इसीलिए हम बिजनेस करते हैं, टू ऐड वैल्यू। ठीक है, सो क्रिएशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए, अब हमने कहा है इनपुट्स, हम सेट ऑफ इनपुट्स लेते हैं, तो इनपुट्स में क्या क्या आता है? लैंड, जमीन, जहाँ पे हम काम करते हैं, बिजनेस सेटअप करते हैं, घर बनाते हैं। लेबर, जो लोग हम हायर करते हैं काम करने के लिए, ठीक है। कैपिटल, यानी कि जो हम पैसा लगाते हैं बिजनेस में। प्लांट्स एंड मशीनरीज यूज करते हैं बिजनेस में। एंड ऑन्टरप्रनरशिप यानी कि आप और हम जैसे लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो ऑन्टरप्रनर्स होते हैं, जो बाकी फैक्टर्स को प्रॉपरली यूज करते हैं टू क्रिएट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। ठीक है, तो ऑन्टरप्रनरशिप बेसिकली आप और हमारा स्किल है। जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है, जो स्किल वो यूज करता है बिजनेस को रन करने में एंड बाकी फैक्टर्स को मैनेज करने में, उसी को हम ऑन्टरप्रनरशिप कहते हैं। तो ये तो इनपुट्स हो गया। आउटपुट्स हम क्या निकालते हैं? देखिए, आउटपुट्स है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारे इनपुट्स यूज करके हम क्या बनाते हैं? गुड्स या फिर सर्विसेज। गुड्स जैसे कि आपकी फेवरेट फोन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ गुड, है ना। और सर्विस की अगर हम एग्जांपल ले, तो फूड डिलीवरी, जो आजकल सबसे पॉपुलर सर्विस है, राइट, आप भी बहुत यूज करते होंगे, है ना। तो इस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज हम बनाते हैं इन बिजनेस। ठीक है, और देखिए, गुड्स को हम कहीं कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कंज्यूमर गुड, यानी कि जो आप और हम जैसे एंड कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करते हैं। फॉर इंस्टेंस पिज्जा, आप एंड कंज्यूमर हो, पिज्जा खाते हो, राइट। तो वो ये पिज्जा जो है ये कंज्यूमर गुड हो गया। अब इसके अलावा एक प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स भी होता है, यानी कि ये वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं फर्दर गुड्स बनाने में, जैसे कि मशीनरी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, राइट। तो ये बिजनेसेस में लगते हैं, फैक्ट्रीज में लगते हैं, और इनको यूज करके फिर अदर गुड्स बनाया जाता है, कंज्यूमर गुड्स बनाया जाता है। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं वो प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स, जो हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए बनाई गई होती है वो कंज्यूमर गुड्स। ओके, अब इसके अलावा हम प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स में भी गुड्स को डिवाइड कर सकते हैं। प्राइवेट गुड्स होता है जो आप और मैं जैसे लोग, हमने अपने पैसे देके कुछ सामान खरीदा है, सर्विस लिया है, राइट। तो वो हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी हो गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, है ना। तो वो प्राइवेट गुड्स होता है। पब्लिक गुड्स होता है जो सबके लिए कॉमन है, जैसे कि पब्लिक पार्क हो गया, म्यूजियम हो गए, टेम्पल हो गए। ठीक है, मेरिट एंड नॉन मेरिट गुड्स होते हैं। मेरिट्स का मतलब होता है कि जो गुड्स, वो गुड्स जो हमें फायदा देती है, जैसे कि एजुकेशन हो गया। एंड नॉन मेरिट्स होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि सिगरेट हो गया या अल्कोहल हो गया। तो इस तरह से हम मेरिट एंड नॉन मेरिट में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो भी हमने गुड्स मेंशन किया, नाउ सम ऑफ दीज गुड्स आर नॉन ड्यूरेबल, और यहाँ पे सिंगल यूज लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा कट गया, सिंगल यूज गुड्स
एंड सम आर ड्यूरेबल इन नेचर। तो देखिए अनदर क्लासिफिकेशन इज योर नॉन ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल होता है जो हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक पैकेट बिस्किट आपने ले लिया, आपने खा लिया, वो खत्म हो गया, अब सेम बिस्किट आप दोबारा नहीं खा सकते, अब आपको नया पैकेट खरीद के खाना पड़ेगा, राइट। तो ये वन यूज गुड है, नॉन ड्यूरेबल गुड। ड्यूरेबल होता है जो हम लंबे समय के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, अलमारी हो गया, जो हम काफी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल के भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन हम आगे जाके और चैप्टर्स जब हम पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा इनके बारे में हमें पता चलेगा, ये बस एक इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो बिजनेस क्या है, इनपुट्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ आउटपुट्स आपने देख लिया, राइट। ओके, अब देखिए कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब हम करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सचेंज या फिर इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, इसका पर्पस क्या होता है, टू क्रिएट सरप्लस या फिर प्रॉफिट। देखिए आप कुछ सामान बना रहे हो तो आप ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, फ्री के लिए तो नहीं बना रहे हो, राइट। आप सोच रहे हो कि वो बना के मुझे दो पैसे कमाने का मौका मिले, मुझे भी कुछ प्रॉफिट हो, है ना। तो जो भी मैन्युफैक्चरर्स या जो भी बिजनेस में लोग लगते हैं, उन सब का मकसद होता है प्रॉफिट बनाना या फिर सरप्लस क्रिएट करना। सरप्लस मतलब जो इनपुट्स आपने लगाया है, अपना टाइम, एनर्जी, पैसा, राइट, तो उससे ज्यादा आपको रिटर्न में मिलनी चाहिए, है ना। जो एक्स्ट्रा आपको मिलनी चाहिए, जितना लगाया है उससे ज्यादा, तो वही ज्यादा अमाउंट को हम कहते हैं सरप्लस। तो वही सरप्लस कमाने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, है ना। लेकिन कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, उनका मेन एम प्रॉफिट नहीं होता, उनका सोशल बेनिफिट्स होता है। लेकिन ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा बाकी जो लोग ऐसे बिजनेस करते हैं या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका मकसद होता है टू क्रिएट सरप्लस या फिर टू क्रिएट प्रॉफिट। अब देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक इंटरप्राइजेस सेवरल डिसीजंस हैव टू बी टेकन। अब जब भी आप कोई भी इकोनॉमिक इंटरप्राइज, कोई भी बिजनेस इंटरप्राइज स्टार्ट करते हो, तो आपके सामने कई सारे सवाल आते हैं, जैसे कि क्या बनाए, कब बनाए, कैसे बनाए, कितना पैसा लगाए बिजनेस में और कहाँ कहाँ खर्च करे। तो ये सारे ना, दे रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ चॉइस, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, राइट। तो अब आप क्या करोगे, तो ये डिसाइड करने में क्या हेल्प करेगा आपका, ये डिसाइड करने में इकोनॉमिक्स हेल्प्स, ठीक है, इट हेल्प्स यू मेक स्मार्ट चॉइसेस। It is suggested that economics is a discipline which is helpful in analyzing the rationality and optimality of a given choice. तो देखिए ये जो भी आपके सामने चॉइसेस आए हैं, तो एक रैशनल यानी कि वो चॉइस एक समझदार चॉइस, ठीक है, जो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट दे, एंड ऑप्टिमल चॉइस यानी कि आपके पास जो रिसोर्सेस है उसमें से आप क्या बेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह के रैशनल एंड ऑप्टिमल चॉइस लेने में कौन हमारी हेल्प करता है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो देखिए रैशनल मतलब होता है कि आप लॉजिकली कंपेयर करके, कॉस्ट एंड बेनिफिट को कंपेयर करके चॉइस बनाओ। एंड ऑप्टिमल का मतलब होता है कि आपके पास जितने भी बजट है, टाइम है या रिसोर्सेस है, वो लिमिटेड है, राइट। तो आपके लिमिटेड रिसोर्सेस यूज करके व्हाट इज द बेस्ट चॉइस यू कैन मेक, वो होता है आपका ऑप्टिमैलिटी, ठीक है। तो रैशनल एंड ऑप्टिमल चॉइस लेने में कौन हमारी हेल्प करता है, इकोनॉमिक्स। तो अब हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड इकोनॉमिक्स के पहले हम हिस्ट्री पे जाएंगे, देन वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन। तो देखिए व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक्चुअली जो वर्ड है ना, ये ओरिजिन हुआ है फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड ओइकोनोमिया, विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। यानी कि इकोनॉमिक्स पैदा हुआ है बाय मैनेजिंग घर का खर्चा। तो इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है, घर का खर्चा मैनेज करने से आया। सो वी स्टार्टेड विथ होम, फिर यही हम बाहर कम्युनिटी में दे गए, फिर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और इस तरह से इकोनॉमिक्स एक बड़ा डिसिप्लिन हो गया। लेकिन इसका ओरिजिन हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घर के खर्चे मैनेज करने से भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब बैक इन द डे 19th सेंचुरी में हम इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते थे, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक सेपरेट डिसिप्लिन नहीं था, ठीक है, पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन देखिए ये है हमारे एडम स्मिथ। 1776 में क्या हुआ, एक टर्निंग पॉइंट आया when Adam Smith wrote the famous book called An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of the Nations, जिसको आज हम सिंपली वेल्थ ऑफ द नेशंस के नाम से जानते हैं। तो ये बुक ने इकोनॉमिक्स के फील्ड में एक टर्निंग पॉइंट लेके आया, और इसके बाद हम इकोनॉमिक्स को एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी मानने लगे,
विच इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट डिसिप्लिन बनाने में किसने हमारी हेल्प की? एडम स्मिथ ने, बाय राइटिंग द फेमस बुक कॉल्ड द वेल्थ ऑफ द नेशन इन 1776। और इसी की वजह से एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ओके, अब नाउ व्हाई इकोनॉमिक्स मैटर्स, क्यों हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत है, ये जानने के लिए हमने एक एग्जाम्पल देखा था, राइट? कि आपके मम्मी ने आपको आपके बर्थडे में 1000 रुपए दे दिए और कहा कि आप जैसे चाहे खर्च कर सकते हो। अब आपके पास कई सारे ऑप्शंस थे, दोस्तों को पार्टी दे सकते थे, नया आउटफिट खरीद सकते थे, मूवी के लिए जा सकते थे, या फिर किताब खरीद के बाकी सेव कर सकते थे। अब ये चारों ही आप नहीं कर सकते, आपकी इच्छा तो चारों ही चीजें करने की है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पैसा आपके पास लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन आपकी इच्छाएं अनलिमिटेड है। तो अब कैसे हम चॉइस करें, राइट? तो इस तरह की दुविधा ये हर एक इंसान, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर डेली लाइफ, है ना? तो ऐसे में आपको बेस्ट चॉइस करने में हेल्प कौन करता है? इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना जरूरी रहता है, ठीक है। अब इनमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? वही करोगे जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चलेगा? बाय स्टार्टिंग इकोनॉमिक्स हम अपने चॉइसेस को और इजी बना सकते हैं। ओके, तो देखिए, ये पढ़ने से, ये एग्जाम्पल से हमें दो फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पता चला। तो दो फंडामेंटल फैक्ट्स क्या है? कि ह्यूमन बींग्स के जो वांट्स है, इच्छाएं है, डिजायर्स है, वो क्या है? अनलिमिटेड होते हैं। लेकिन द मीन्स टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्carce। लेकिन जो रिसोर्सेज हमें चाहिए ये अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई करने के लिए, वो रिसोर्सेज स्carce है, कम है, लिमिटेड है। तो रिसोर्स लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, तो सारे हमारी इच्छाएं फुलफिल नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए हमें रिसोर्सेज इस तरह से यूज करनी चाहिए कि एज मच एज पॉसिबल हमारी इच्छाएं फुलफिल हो, और जो इच्छाएं या जो डिजायर्स, नीड्स जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो पहले फुलफिल, ठीक है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय व्हिच relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants of human beings in a society। इसका मतलब होता है कि हाउ वी स्मार्टली डिवाइड आवर लिमिटेड स्टफ टू सेटिस्फाई आवर नेवर एंडिंग क्रेविंग्स, इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक। अब देखिए, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है वो सबसे एफिशिएंटली कब यूज होंगे? जब हम उन्हें वहां पे यूज करेंगे जहां पे वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। यानी कि जब हम उन्हें यूज करेंगे टू देयर हाईएस्ट वैल्यूड यूजेस, मतलब ऐसे आउटपुट बनाने में यूज करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट हो, जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा है, सबसे इमीडिएट है, ठीक है, प्रायोरिटी में सबसे टॉप में आता है, तो वहां पे पहले हमें यूज करनी चाहिए। So देखिए, economics is the study of how we work together to transform scarce resources into goods and services to satisfy the most pressing of our infinite wants। Most pressing मतलब जो सबसे immediate need है हमारी, सबसे ज्यादा जो हमारी जरूरत है, जो प्रायोरिटी में टॉप में आती, जब हम उन्हें फुलफिल करने में, उन्हें सेटिस्फाई, ऐसे नीड्स को सेटिस्फाई करने में जब हम यूज करेंगे, हम कैसे यूज करेंगे, वो दैट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। और हमने इसको बनाने में यूज तो कर दिया, नाउ हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स एंड सर्विसेज अमंग आवरसेल्व्स, वो भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करना है, इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना है, और ऐसे आउटपुट बनाना है जो सबसे हमारी मोस्ट प्रेसिंग वांट को फुलफिल करे। और जब हमने आउटपुट बना लिया तो किसको कितना मिलेगा, हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट देम, वो भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। So it's like trying to bake the best cake possible with limited ingredients and then figuring out who gets how much of it। हमारे लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स यूज करके पहले तो हमें केक बनाना है, राइट? अब जब केक बन गया तो उसको अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पीपल इन द सोसाइटी। सो इकोनॉमिक्स बेसिकली वही हमें सिखाती है। ओके, तो देखिए, ये टेबल हमें हेल्प करती है टू समराइज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं, और मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द फंडामेंटल कंसर्न्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या थे? कि जो भी हमारी इच्छाएं है, एंड्स मतलब हमारी इच्छाएं, वांट्स जो है वो क्या है? अनलिमिटेड, राइट। लेकिन जो मीन्स है, यानी कि जो रिसोर्सेस है, ये वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेस हमें चाहिए,
वो क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड है तो इसीलिए हमें ऑल्टरनेटिव यूजेस उसके ढूंढने पड़ते हैं। मतलब हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं कि वो रिसोर्सेज से हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि 1,000 रुपए से आप क्या क्या कर सकते हो, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आपके पास थे, लेकिन सारे ही आप पूरे नहीं कर सके, राइट। तो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स में से आपको एक या दो चॉइस करनी पड़ती है ना, तो उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा रिसोर्स होता, इनफ होता, फिर तो हम सारे ही चीज कर लेते हैं, राइट, सारे ही इच्छाएं फुलफिल कर लेते। लेकिन नहीं है, तो इसके हमें ऑल्टरनेटिवली यूज करना पड़ेगा, यानी कि एक या दो ही चूज हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम कैसे चूज करें? तो चूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रायोरिटाइज करेंगे हमारे वांट्स में से कि कौन से वांट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम ग्रेड करेंगे, जैसे कि ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है तो ये ए ग्रेड में आते हैं, तो पहले वो बनाई जाएगी। फिर वो बनाने के बाद अगर कुछ रिसोर्सेज बचा तो बी ग्रेड में आएगी, ठीक है, तो बी ग्रेड की चीजें बनाएंगी। अगेन रिसोर्सेज बचा तो सी ग्रेड की चीज। तो इस तरह से हम ग्रेड करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा बन सकता है, कौन सा नेसेसरी है, और उसी प्रायोरिटी के हिसाब से फिर हम रिसोर्स को एलोकेट करेंगे। तो यही था बेसिकली द समरी ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब देखिए, अब जो भी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा ना, विच फोकसेस ऑन यूजिंग रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, ये एक्चुअली नियो क्लासिकल इकोनॉमिक की डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स है ना, वो कहते हैं कि ये डेफिनेशन सही तो है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, ये डेफिनेशन ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन आपके आप में कंप्लीट नहीं है, इट इज बिट इनकम्प्लीट। क्योंकि देखिए, ये डेफिनेशन हमें कहता है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, फिक्स्ड है, जैसे कि हमारी स्किल्स फिक्स्ड है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी फिक्स्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम आज के जमाने में देखें तो हम धीरे धीरे करके रिसोर्सेज को भी बढ़ा रहे हैं, राइट, हम नए रिसोर्सेज डिस्कवर कर रहे हैं, राइट, हम अपने स्किल्स भी बढ़ा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि पहले से ज्यादा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज्यादा बेटर क्वालिटी के प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये चीजें हमने ये पुराने इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में नहीं कंसिडर किया, तो ये भी हमें इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में रखनी चाहिए। और इकोनॉमिक्स में हमें ये भी पढ़ना जरूरी है कि जो रिसोर्सेस है उसको कैसे इंक्रीज करा जाए, ठीक है। तो ये तो पहली चीज है जो हमने इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में नहीं डाली, सो दैट्स व्हाई इट इज इनकम्प्लीट। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, हमने देखा है कि कई बार कुछ कंट्री की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती है, राइट, बहुत ग्रोइंग फेज में होती है, लेकिन कई कबार वही देश की इकोनॉमी बहुत ही नीचे गिर जाती है, एकदम आर्थिक मंदी जैसे सिचुएशन आती है, भुखमरी, राइट, एंड लोगों के बहुत खराब हालत हो जाते हैं, बेरोजगारी हो जाती है, राइट, बिजनेस कोलैप्स करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इकोनॉमी में इस तरह का फ्लक्चुएशन क्यों आता है, कभी अच्छा करता है कभी खराब करता है। और जब अच्छा टाइम चल रहा होता है तब तो हमारे रिसोर्सेज भर भर के यूटिलाइज होते हैं, लेकिन खराब टाइम पे जो रिसोर्सेज है हम वो भी नहीं यूज कर पाते, आइडल बैठते हमारे रिसोर्सेज, जैसे कि बेरोजगारी होती है तो हमारी मैन पावर हम यूज नहीं कर पाते, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ना जरूरी है। तो देखिए, जो मॉडर्न इकोनॉमिक है ना, वो दो और कंसर्न्स हमारे सामने रखती है कि ऑन वन हैंड द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमीज हैज एक्सपैंडेड ड्रामेटिकली, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स बढ़ी है, हम न्यू रिसोर्सेज को डिस्कवर कर रहे हैं, राइट, एंड टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी की वजह से हमारी प्रोडक्शन इन फार्म फैक्ट्रीज एंड माइंस इंप्रूव हुई है। एजुकेशन एंड स्किल की वजह से भी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। एंड हम ग्रीनर एनर्जी को ढूंढ रहे हैं, सोलर एंड विंड, जो कि परपेचुअल एनर्जी है, कभी खत्म नहीं होगा, राइट। तो इनके वजह से हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे शायद फ्यूचर में, हम डिस्कवर कर रहे हैं इन चीजों को, है ना। ये तो वन साइड ऑफ द स्टोरी है। लेकिन अनदर साइड में हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारी ग्रोथ है इकोनॉमी की, वो हमेशा स्मूथ नहीं रही है। हमने ऐसा भी समय देखा है जहाँ पे प्रोडक्शन सिर्फ स्लो डाउन ही नहीं हुआ है, बट एक्चुअली श्रंक किया है, मतलब बहुत ही नीचे आया हुआ है हमारा प्रोडक्शन। जैसे कि हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 देखा, एंड कोरोना पैंडेमिक 2019 का देखा, जहाँ पे कितनी खराब हालत हुई थी हमारी इकोनॉमी की। तो ऐसा क्यों होता है, राइट। ड्यूरिंग सच डाउन टर्न्स, इवन दो रिसोर्सेज वर देयर, they stayed idle.
सिंपली बिकॉज डिमांड ड्राइड अप। तो ऐसे सिचुएशन में, आर्थिक मंदी की सिचुएशन में, इवन दो वी हैव रिसोर्सेज, वो यूटिलाइज नहीं होते क्योंकि लोग ज्यादा चीजों की डिमांड नहीं कर रहे होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्यों होता है। तो ये जो टू साइड्स ऑफ द इकोनॉमी की स्टोरी है ना, ये भी हमें इकोनॉमी की डेफिनेशन में डालनी है। सो देखिए, सो व्हाट डज इकोनॉमिक रियली स्टडी? Economic isn't just about allocating scarce resources, it is also about how to grow those resources, how to increase their productive capacity, and to understand why there is fluctuations in the rate of utilization of these resources. Fluctuation in use का मतलब कि देखिए, sometimes a country uses a lot of its resources, स्पेशली जब इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, बूम कर रही होती है, तब तो हम अपनी रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अदर टाइम्स जैसे कि रिसेशन या जब आर्थिक मंदी आ जाती है ना, उस टाइम पे हम इतना अपनी रिसोर्सेज यूज नहीं कर पाते। तो इकोनॉमिक ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन कि ऐसे अप्स एंड डाउन इकोनॉमी में क्यों आते हैं। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड मीन्स, अनलिमिटेड एंड्स, और कैसे हम लिमिटेड रिसोर्स को यूज करें, सिर्फ उतना ही इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन नहीं है। वी शुड ऑल्सो सीख कि हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज को कैसे इंक्रीज करें, एंड जो इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन होता है उसको भी समझने की कोशिश करें कि क्यों होता है और ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में और ऐड करनी है। ओके, तो अब हम क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स? देखिए, क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है? बिकॉज इट हेल्प्स यू बिल्ड एन एनालिटिकल माइंडसेट। हमें एनालाइज करना सिखाता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स को की जो वेरियस प्रॉब्लम्स है वो कैसे आई, राइट, एंड उसका सोल्यूशन क्या है वो ढूंढने में हमें हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, एंड इट हेल्प्स अस यूज मॉडल्स एंड फ्रेमवर्क्स टू मेक बेटर डिसीजंस एंड पिक द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जैसे कि हमारे पास पहले दुविधा आई थी कि 1000 रुपए से क्या करें, है ना, तो ऐसे दुविधा के समय हमें बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चूज करने में, बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करने में इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। लेकिन देखिए, सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इकोनॉमिक्स के पास भी नहीं होता। इकोनॉमिक्स एक जादुई छड़ी नहीं है जो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफन मेसी होती है। इसमें पॉलिटिक्स, सोशल वैल्यूज एंड ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व होता है, जो बहुत जल्दी चेंज होती है, काफी फिकल होती है। पॉलिटिक्स हो गया, सोशल वैल्यूज हो गया, ह्यूमन बिहेवियर हो गया, ये रोज बदलती रहती है ना। सो दैट्स वाई इकोनॉमिक्स हमें कोई मैजिक फिक्स नहीं देता, लेकिन ये बस हमें टूल्स देता है जिससे कि हम एनालाइज कर सके, प्रॉपरली सोच विचार कर सके, राइट क्वेश्चंस पूछ सके, एंड जो भी इकोनॉमी के इश्यूज है या दुविधा है, हम एक स्मार्ट वे फॉरवर्ड ढूंढ सके। तो इसमें एक क्वेश्चन क्या आता है कि क्या इकोनॉमिक्स हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है? नहीं, ये बस हमें एक एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प करता है, ताकि हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने, ताकि हम इश्यूज समझे एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने। ठीक है, ओके, तो इकोनॉमिक्स आपने समझ लिया। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए, जो भी इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स है, थ्योरीज है, अगर उसे हम बिजनेस में अप्लाई करते हैं, रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो उसी को हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे हमारे पास दुविधा आई थी, बिजनेसेस के पास भी वैसे ही दुविधा आती है ना, क्योंकि बिजनेसेस भी लिमिटेड रिसोर्सेज से स्टार्ट करते हैं, राइट, लिमिटेड पैसे से स्टार्ट करते हैं, लिमिटेड मैन पावर होता है, लिमिटेड रॉ मटेरियल। तो वही लिमिटेड अब रिसोर्स यूज करके कैसे हम बिजनेस के जो गोल्स है वो फुलफिल करें, कैसे हम आउटपुट बनाएं, हम कैसे डिसीजंस ले, वही बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है। ठीक है, देखिए, एज वी आर अवेयर, द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन साउंड डिसीजन। तो देखिए, बिजनेस के सर्वाइवल एंड सक्सेस किस में डिपेंड है? डिसीजन में। अगर आप साउंड या फिर अच्छे डिसीजन लो तो बिजनेस अच्छा करेगा, गलत डिसीजन बिजनेस को खराब कर सकता है। ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ मेनी ऑल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएटिंग देम यूजिंग लॉजिक, डेटा एंड जजमेंट, एंड पिकिंग द वन दैट गेट्स यू क्लोजेस्ट टू योर गोल। जैसे कि प्रॉफिट का गोल, ग्रोथ का गोल, सर्वाइवर का गोल। तो क्या है आपका बिजनेस का गोल? ये गोल को ध्यान में रखते अगर आप ऐसे ऑल्टरनेटिव चूज करते हो जो आपको गोल के सबसे नजदीक लेके आए,
उसे हम साउंड डिसीजन मेकिंग कहेंगे, राइट। और साउंड डिसीजन लेने में हमें कौन हेल्प करेगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन देखिए हमें चूज क्यों करना पड़ता है वेरियस ऑल्टरनेटिव्स में? क्योंकि बिकॉज रिसोर्सेस लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट आर लिमिटेड एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। सो वी मस्ट से यस टू सम ऑप्शंस एंड नो टू अदर्स, वी कैन नॉट डू इट ऑल। तो बिजनेस में भी जो रिसोर्सेस है, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट, ये सारे लिमिटेड है। तो हम सारे ऑल्टरनेटिव्स को यस नहीं कह सकते, सारे ऑप्शन को यस नहीं कह सकते। हमें सर्टन ऑप्शंस को नो कहना पड़ता है, सर्टन टाइम्स हमें चूज करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज वेयर बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस। देखिए अब किस टाइप के डिसीजंस हम बिजनेस में लेते हैं, जैसे कि देखिए स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस हम बिजनेस में ले सकते हैं। स्ट्रेटेजिक जो टॉप लेवल के लेते हैं, टैक्टिकल जो उनके नीचे के लेते हैं, जो ये स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिकली पॉसिबल करने में हेल्प करते हैं। एंड ऑपरेशनल होता है जो लोअर लेवल के स्टाफ्स करते हैं, मतलब जो ये डे टू डे जॉब के रिगार्डिंग डिसीजंस होते हैं वो ऑपरेशनल डिसीजंस होता है, ठीक है। अब देखिए किस तरह के डिसीजंस होते हैं कि शुड वी एंटर अ न्यू बिजनेस, should we launch a product, what production methods should we use, from where to buy inputs, should we make components ourselves or buy them। जिसके अगर एक बड़ा प्रोडक्ट है तो उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो मिला के एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, राइट। तो सर्टन कंपोनेंट्स क्या हम बाहर से खरीदे या खुद बनाए, ठीक है। हम आउटपुट लेवल हमारी क्या होनी चाहिए, कितनी हमें प्रोडक्शन करनी चाहिए, ठीक है। एंड उसकी प्राइस हमें क्या रखनी चाहिए, हम कौन से कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, क्या बूढ़ों के लिए हम बना रहे हैं, यूथ के लिए बना रहे हैं, मिडिल एज लोग के लिए बना रहे हैं, ठीक है। एंड हमें क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। तो देखिए इस तरह के डिसीजंस हमें रोज बिजनेस में लेने पड़ते हैं, है ना। एंड हाउ डू वी हैंडल अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, यानी कि बिजनेस में कई सारे अनसर्टेनिटी होते हैं, रिस्क होते हैं ना, तो इनको कैसे हैंडल करें। तो देखिए ऐसे ऐसे टाइप के इतने सारे डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। सो दैट्स वाई हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन लेना आसान नहीं होता। देखिए बट इट इज नॉट दैट इजी। Why? Because business environment is super dynamic and full of uncertainty. Dynamic मतलब changing. Business का जो environment है वो रोज बदलता रहता है, कंज्यूमर के विचार बदलते रहते हैं, उनके चॉइसेस बदलते रहते हैं, ट्रेंड चेंज होता है, पॉलिटिक्स की वजह से बिजनेस में असर आती है, कभी गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देता है, कभी पॉलिसी चेंज कर देता है, राइट। तो इतनी अनसर्टेनिटी में हमें डिसीजन लेना पड़ रहा होता है ना। देखिए ऑफन डिसीजंस हैव टू बी मेड विदाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन, under time pressure and with high risk involved. That's where business economics becomes a lifesaver. तो यहाँ पे business economics हमें बचाती है। देखिए so what exactly is business economics? It is the bridge between economic theory and business practices. जो भी इकोनॉमिक्स की थ्योरी है अगर हम उसे प्रैक्टिकल बिजनेस में अप्लाई कर सके ताकि हम अच्छे डिसीजन, एक इन्फॉर्म डिसीजन, एक रैशनल डिसीजन ले सके, तो उसी को हम बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसी की स्टडी को हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। देखिए इट अप्लाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे कि डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस, कंपटीशन टू रियल बिजनेस डिसीजंस। इन शॉर्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं रियल बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए। देखिए इट टेक्स थ्योरी and turns it into real world business tools. In brief, it fills the gap between economic theory and business practices. तो इकोनॉमिक्स को सिर्फ किताब में ही नहीं रख के अगर हम उसे प्रैक्टिकली बिजनेस में अप्लाई करें ताकि हम बिजनेस को अच्छा ग्रो कर सके बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो उसी को हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। देखिए अब डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स को। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज यूजिंग इकोनॉमिक एनालिसिस to make better business decisions, especially when resources like money, time and manpower are limited. जब हमारे पास resources limited है तो हम कैसे better business decision ले सके वो हमें business economics सिखाती है, ठीक है। It is also called managerial economics because it is about managing business decisions using economic thinking. तो इकोनॉमिक थिंकिंग यूज करके हम बिजनेस के डिसीजंस को मैनेज करते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स।
देखिए, अब ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन हुआ, लेकिन एक फेमस इकोनॉमिस्ट है जोल डियन करके, तो इन्होंने भी बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। इन्होंने कैसे डिफाइन किया है, देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट यूजिंग इकोनॉमिक एनालिसिस टू फॉर्मुलेट बिजनेस पॉलिसीज। तो बिजनेस हम कैसे रन करेंगे, अगर हम उसके लिए इकोनॉमिक एनालिसिस को यूज करें, इकोनॉमिक थ्योरी को यूज करें, तो वही होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ऐसा जोएल डियोन का कहना था। तो देखिए, ये है हमारे जोएल डियोन और इन्होंने ही ये डेफिनेशन दिया है, ठीक है। अब ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछी जाएगी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किसने दिया है, तो आपको कहना पड़ेगा जोएल डियोन ने दिया हुआ है। ओके, सो देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक बस एक थ्योरी नहीं है, इट इज अबाउट अप्लाइंग इकोनॉमिक टूल्स इन रियल बिजनेस सिचुएशंस। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे हम इकोनॉमिक टूल्स को रियल बिजनेस में चलाना सीखते हैं। Hence business economics is essentially a component of applied economics. तो इसलिए हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। अब देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ना, ये एक स्टैंड अलोन सब्जेक्ट नहीं है, ये बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी मिक्स करता है। यानी कि जो भी सब्जेक्ट्स या टूल्स हमें चाहिए बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए, बिजनेस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स वो अदर सब्जेक्ट्स या अदर डिसिप्लिन से भी बोरो कर सकता है। देखिए, जैसे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स बोरोज टूल्स फ्रॉम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स से तो बोरो करेगा ही, राइट। अब इसके अलावा ऑपरेशन एंड रिसर्च से भी करेगा, स्टैटिस्टिक्स से भी करेगा, क्योंकि बिजनेस में हमें स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना जरूरी होता है ट्रेंड जानने के लिए। मैथमेटिक्स भी हमें चाहिए, क्योंकि हमें हिसाब करना है प्रॉफिट लॉस का, राइट। एंड डिसीजन थ्योरी भी हमें चाहिए, क्योंकि हमें डिसीजन लेने होते हैं। तो देखिए, अ गुड बिजनेस इकोनॉमिस्ट यूजेस कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम ऑल दीज एरियाज टू एनालाइज एंड सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। देखिए, जैसे कि आप अपने पड़ोसी या फ्रेंड से बोरो करते हो, राइट, कभी पैसे बोरो कर लिया, कभी कुछ बोरो कर लिया, कभी किताब, और फिर अपने पास ही रख लेते हो, देना भी भूल जाते हो। तो वैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स बाकी सब्जेक्ट से, बाकी डिसिप्लिन से टूल्स बोरो करता है और अपने पास ही रख लेता है, ताकि बिजनेस में हम इसको अप्लाई करके बिजनेस डिसीजंस ले सके, बिजनेस प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सके, ठीक है। सो ये इट इज अ मिक्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। अब देखिए, क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ बिग कंपनीज के लिए है? नहीं, बिजनेस इकोनॉमिक्स सारे ही बिजनेसेस को हेल्प करता है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो, चाहे वो एनजीओ हो, या फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, सारे बिजनेसेस में बिजनेस इकोनॉमिक्स काम आती है, क्योंकि सभी ये बिजनेसेस में हमें डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। तो जहां भी आपको डिसीजन लेने होते हैं, वहां पे बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको रैशनल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर वी टॉकिंग अबाउट? तो देखिए, हम कब से कह रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स टूल्स यूज करता है टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स। तो किस तरह के टूल्स हम इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं? देखिए, वी यूज प्रैक्टिकल क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या टूल्स, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट यूज करें, उसके लिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। और रिग्रेशन एनालिसिस के हम टूल्स यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड ट्रेंड्स, मार्केट में क्या ट्रेंड है, ठीक है। कैपिटल बजट हम यूज करते हैं टू प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में कितना पैसा लगाना है, कितना रिटर्न आएगा, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये जानने के लिए कैपिटल बजटिंग होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस होता है ये जानने के लिए कि आप कब प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करोगे। कॉस्ट एनालिसिस होता है जानने के लिए कि बिजनेस में क्या क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो ट्रैक एक्सपेंसेस, ठीक है। These tools help managers turn data into smart decisions. तो ये सारे टूल हम फाउंडेशन में नहीं पढ़ते हैं, हम धीरे धीरे करके, जैसे कि कैपिटल बजटिंग ये आपके फाइनल में आते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, ब्रेक इवन ये आपके कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में आते हैं, मे बी इंटरमीडिएट, ठीक है। तो देखिए, ऐसे धीरे धीरे करके ये सारे टूल्स हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सीए पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बस आपको एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि इस तरह के टूल्स हम इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं। अब ये सारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट के ही टूल्स नहीं है, ये कहीं अदर सब्जेक्ट, जैसे कि कैपिटल बजटिंग फाइनेंस में आता है, ठीक है। तो देखिए, और कॉस्ट एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस ये कॉस्ट के सब्जेक्ट में आते हैं। तो देखिए, वेरियस सब्जेक्ट से इकोनॉमिक्स क्या करता है, टूल्स बोरो करता है। और ये धीरे धीरे ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ सीए आप ये टूल्स को पढ़ोगे, समझोगे कैसे यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि ये सारे टूल्स होते हैं।
हमें इनकी डिटेल में अभी जानने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ दैट वी अंडरस्टूड बिजनेस इकोनॉमिक्स, हम अब इसकी नेचर पढ़ सकते हैं, द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। लेकिन बिफोर मूविंग ऑन टू नेचर, हमें दो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स जानना जरूरी होता है। देखिए, इकोनॉमिक्स जो है ना, उसकी स्टडी को, इकोनॉमिक्स की स्टडी को हम दो ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। यहाँ पे हम स्मॉल इकोनॉमिक प्लेयर्स के बारे में, जैसे कि इंडिविजुअल बिजनेस, इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल फॉर्म। तो अगर हम छोटे चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, स्मॉल यूनिट्स के बारे में, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो अगर हम लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि पूरी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरी कंट्री में क्या चल रहा है, इंटरनेशनली क्या चल रहा है, तो उसे हम माइक्रो कहते हैं, ठीक है, सॉरी मैक्रो कहते हैं। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इज योर स्मॉल पिक्चर थिंकिंग। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्लेयर्स इन द इकोनॉमी। जैसे कि हमने सिर्फ कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ा, सिर्फ फॉर्म्स के, सिर्फ वर्कर्स के, और सिर्फ एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, यानी कि स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में हम अलग अलग से पढ़ रहे हैं, तो वो होता है आपका माइक्रो, ठीक है। माइक्रो आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द व्हाई इज द प्राइस ऑफ मैंगो राइजिंग। अब यहाँ पे हम एक ही फ्रूट में फोकस कर रहे हैं, ठीक है। हाउ डू कंज्यूमर मेक चॉइसेस। अब हम सिर्फ कंज्यूमर्स, एक स्मॉल यूनिट ऑफ इकोनॉमी में फोकस कर रहे हैं। या हाउ डू फर्म्स डिसाइड व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पे सिर्फ फर्म्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम इकोनॉमी के एलिमेंट्स को अगर सेपरेट करके हम ईच इंडिविजुअल जो इकोनॉमिक यूनिट्स है, राइट, उनके अंदर जाके उनके ही बारे में डीपली पढ़े, तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स looks at how people and businesses make decisions when they have limited resources. It focuses on small groups, individual behavior, and specific markets, not the entire economy. क्योंकि entire economy हम कहाँ पे पढ़ेंगे? मैक्रो। देखिए, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है? बिग पिक्चर थिंकिंग। मैक्रो मतलब लार्ज। इट लुक्स एट द एंटायर इकोनॉमी एज वन बिग सिस्टम। अब यहाँ पे कैसे सवाल पूछे जाएंगे? व्हाई इज द कंट्रीज जीडीपी फॉलिंग, यानी कि पूरी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट्स हैपनिंग विद इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट ये पूरी कंट्री को अफेक्ट करता है ना। पूरी कंट्री की इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। तो इनमें क्या हो रहा है अगर हम पढ़ेंगे, तो ये हम लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट के बारे में पढ़ रहे हैं ना। सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है देश की, तो अगेन हम पूरे एक लार्ज ओवरऑल इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स लाइक टोटल इनकम, टोटल आउटपुट, टोटल सेविंग एंड टोटल इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द एंटायर कंट्री। तो पूरी कंट्री की, एंटायर कंट्री की अगर हम टोटल में इनकम, आउटपुट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो वो मैक्रो होता है। लार्जर पिक्चर को हम देख रहे हैं, एक स्मॉल चीज के अंदर घुस के नहीं देखते, जैसे कि माइक्रो में हम करते हैं, है ना। मैक्रो में हम लार्जर पिक्चर ऑफ द एंटायर कंट्री हम देखते हैं, ठीक है। ओके, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन व्हिच पीपल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट मेक डिसीजन। देखिए, माइक्रो में हम पीपल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट के अंदर घुस के देखते थे। अब मैक्रो में हम ये सारी चीजों को इकट्ठा देखते हैं, ओवरऑल इन्वायरमेंट को हम देखते हैं, ठीक है। तो माइक्रो एंड मैक्रो आपने जान लिया। नाउ लेट्स लुक एट द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओह, नेचर में जाने से पहले देयर इज वन मोर टॉपिक लाइक माइक्रो एंड मैक्रो में ही, कि आप क्या क्या पढ़ते हो। थिंग्स यू स्टडी इन माइक्रो वर्सेस मैक्रो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो देखिए, माइक्रो में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस कैसे सेट करी जाए। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर कैसे बिहेव करते हैं, क्यों उनका डिसीजन बार बार चेंज होता है, उनकी चॉइसेस चेंज होती है। फैक्टर प्राइसिंग, जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो चीज हमें प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, हमारे इनपुट्स, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, इनकी प्राइस कैसे तय होती है, वो भी हम माइक्रो में पढ़ते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ ग्रुप, जैसे कि अगर हम सिर्फ फार्मर्स के बारे में पढ़े या सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स के बारे में पढ़े, एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में पढ़े, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पढ़े, तो ये भी माइक्रो में आता है। सिमिलरली फर्म की बिहेवियर, फर्म यानी कि बिजनेसेस, ठीक है, तो बिजनेस फर्म की बिहेवियर, अगेन एक इंडिविजुअल यूनिट है बिजनेस फर्म, राइट, तो उसकी बिहेवियर हम पढ़ते हैं अगर, तो वो माइक्रो में आता है।
एंड इंडस्ट्री लोकेशन डिसीजंस, कि कुछ फैक्ट्री, सर्टन गुड्स की फैक्ट्री सर्टन सिटीज में ही क्यों लगाई जाती है। अगर ये चीज की हम स्टडी करते हैं तो ये भी माइक्रो में आता है। तो देखिए ये आपका माइक्रो का टॉपिक हो गया। अब मैक्रो के टॉपिक कैसे होते हैं, देखिए नेशनल इनकम एंड आउटपुट, पूरी कंट्री की इनकम एंड आउटपुट हम पढ़ रहे हैं। जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट, जनरल मतलब भी पूरी कंट्री का ही होता है, ठीक है। तो पूरी कंट्री की प्राइस लेवल कैसी है, क्या महंगाई बढ़ रही है, घट रही है। इंटरेस्ट रेट क्या है, अगर हमें इंडिया के अंदर लोन लेना है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो इंटरेस्ट हमें कितना देना पड़ रहा है, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है कि अगर आप कोई और कंट्री के साथ ट्रेड करते हो तो कितने गुड्स एंड सर्विसेज की लेन देन आपकी बाकी है, उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। एंड कितना पेमेंट, कितना पैसों का लेन देन बाकी है, उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो देखिए अगेन पूरी कंट्री की कितनी बैलेंस है वो हम पढ़ रहे हैं, राइट। एक पूरी कंट्री की एक दूसरी पूरी कंट्री के साथ कितना बैलेंस है, तो अगेन ये हम लार्जर एग्रीगेट्स पढ़ रहे हैं, तो ये मैक्रो में आता है। करेंसी की वैल्यू, क्योंकि करेंसी की वैल्यू पूरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू सेम होती है ना, सिमिलरली दूसरी कंट्री के साथ हम उसे कंपेयर कर रहे हैं, तो अगेन लार्जर एग्रीगेट आप पढ़ रहे हैं। सिमिलरली नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, नेशनल आ गया तो ऑब्वियसली इट इज अ लार्जर पिक्चर, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, अगेन एम्प्लॉयमेंट लेवल्स जब हम कहते हैं तो हम पूरी इंडिया की बात करें कि इंडिया में बेरोजगारी की लेवल क्या है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है, तो अगेन हम ये लार्जर पिक्चर पढ़ रहे हैं, तो ये मैक्रो में आता है। सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। अब एग्जाम में किस तरह की क्वेश्चंस पूछी जाएगी कि आपको इनमें से कुछ टॉपिक्स दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा माइक्रो नहीं है, इनमें से कौन सा मैक्रो नहीं है, या इनमें से कौन सा माइक्रो है कौन सा मैक्रो है, पता करो। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसलिए 2-4 बार आप इसकी रीडिंग करिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा कौन सा माइक्रो टॉपिक है कौन सा मैक्रो टॉपिक है। ओके, अब मूव ऑन करते हैं टू द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, अब हम नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। टोटल में 8 नेचर आपकी बुक में दिया गया है, तो एक एक करके हम देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट नेचर सेज दैट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। हम साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह बिजनेस इकोनॉमिक्स भी एक सिस्टमैटिक स्टडी है। यहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि कोई भी इकोनॉमी में फेनोमेनन होता है, जैसे कि लेट्स से प्राइस, इफ प्राइस गोज अप डिमांड फॉल्स, तो ये इकोनॉमी का एक फेनोमेनन है। तो इसका कारण क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, ये हम सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं। सिमिलरली हम मैथ्स, स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स के एंड डिसीजन मेकिंग टूल्स हम यूज करते हैं टू हेल्प फर्म चूज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। एंड हम साइंटिफिक मेथड फॉलो करते हैं एंड इम्पेरिकली टेस्ट करते हैं द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट्स। इम्पेरिकली मतलब प्रैक्टिकली हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि जो भी इकोनॉमिक थ्योरी है वो रियल लाइफ बिजनेस में कितनी वैलिड हो। तो इन सब चीजों के वजह से, बिकॉज ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रैक्टिकल टेस्ट एंड यूजिंग साइंटिफिक टूल्स जैसे कि मैथ, साइंस एंड इकोनॉमेट्रिक्स, all these things makes business economics a science. Now business economics is based on microeconomics, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिविजुअल बिजनेसेस को डिसीजन लेना सिखा रहे हैं, ठीक है, कि उनको अपने बिजनेस के लिए क्या डिसीजन लेना है, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, ठीक है। सो फोकस यहाँ पे इंडिविजुअल बिजनेस पे है, उसी बिजनेस के कंज्यूमर एंड मार्केट में है। तो क्योंकि फोकस स्मॉल है तो इट इज नैरो, राइट, सो दैट्स व्हाई इट इज microeconomics. देखिए managers care about their own goals, profit growth and efficiency. So they mostly use microeconomic tools to make smart day-to-day decisions. ठीक है, क्योंकि खुद के बिजनेस में फोकस है यहाँ पे, so it is micro in nature. लेकिन देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस, क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस जो है वो एक वैक्यूम में तो नहीं रन करता, यानी कि एक एम्प्टी स्पेस में तो बिजनेस नहीं होता, राइट। बिजनेस एक इकोनॉमी के अंदर होता है, और जो इकोनॉमी के इन्वायरमेंट है, मैक्रो इन्वायरमेंट, वो बिजनेस को अफेक्ट करती है, राइट। सो दैट्स व्हाई हमें मैक्रो एलिमेंट्स के बारे में भी पता होना जरूरी होता है, जैसे कि इन्फ्लेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, टैक्सेशन, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। लेकिन अब ये सारी चीजों का जानकारी लेके हम क्या करेंगे, हम खुद के बिजनेस पे ये कैसे अफेक्ट करता है वो देखेंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई इसका नेचर जो है वो माइक्रो ही है, लेकिन मैक्रो फैक्टर्स के बारे में ऑल्सो वी हैव टू बी अवेयर, क्योंकि ये फैक्टर्स भी हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ओके। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है, हमने कहा था वो साइंस है, लेकिन साइंस तो है ही, लेकिन आर्ट भी है। अब ऐसा क्यों,
क्योंकि देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम जो साइंटिफिक नॉलेज है, इकोनॉमिक थ्योरीज है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। और जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं ना, तो वहां पे हम सिर्फ थ्योरी यूज नहीं करते। एवरी बिजनेस जो मैनेजर है, डिसीजन मेकर है, वो अपना एक्सपीरियंस भी यूज करता है, अपना इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग, ये सारे चीज यूज करके बिजनेस को रन करता है, बिजनेस के डिसीजन लेता है ना। अगर आप देखोगे कोई भी दो बिजनेस एग्जैक्टली सेम तरीके से नहीं चल सकती। इवन दो दोनों ही बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ के आए, फिर भी दो मैनेजर्स अलग होते हैं, क्योंकि उनका नेचर अलग, इंसान का नेचर अलग है, उनकी थिंकिंग अलग है, उनके एक्सपीरियंस अलग है, वो कैसे अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं, राइट, उनकी इंट्यूशन, उनके प्रिंसिपल्स। तो बिकॉज ये सारी चीज अलग है, तो ईच बिजनेस इज डिफरेंट, है ना। तो इसलिए हम बिजनेस मैनेजर्स को एक आर्टिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि वो डेटा एंड थ्योरी के साथ साथ अपने गट इंस्टिंक्ट, अपने एक्सपीरियंस, अपने प्रिंसिपल्स, ये सारे अप्लाई करके बिजनेस को रन करते हैं, ठीक है। सो इट इज एन आर्ट ऑल्सो। नेचर नंबर 5 यूजेस मार्केट एंड प्राइवेट इंटरप्राइज थ्योरी। देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स ना, जो प्राइवेट बिजनेसेस है, अगर आप और हम जैसे लोग बिजनेस खोलते हैं अपने पैसे से, वो प्राइवेट बिजनेस, राइट। तो ऐसे प्राइवेट बिजनेस को सिखाता है कि कैसे ग्रो करे, प्रॉफिट अचीव करे। पब्लिक इंटरप्राइजेस को नहीं। पब्लिक इंटरप्राइज मतलब जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, ठीक है, स्टेट ओन्ड होता है। तो यहाँ पे फोकस है कि प्राइवेट लोगों को कैसे सिखाया जाए बिजनेस रन करना। सो दैट्स व्हाई इट इज डीपली रूटेड इन द वर्ल्ड ऑफ प्राइवेट बिजनेस, free market and competition. It applies the theory of firms pricing and resource allocation in a private enterprise economy. तो हमें एक थ्योरी यहाँ पे किसको सिखा रहा है? प्राइवेट बिजनेसेस को इन एन प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी। ऐसे इकोनॉमी में जहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइज को फ्लरिश करने दिया जाता है, तो वहाँ पे हमें कई सारे थ्योरीज, बिजनेस इकोनॉमिक्स के रिलेटेड थ्योरीज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स सिखाता है, ठीक है। इट इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिक इन अप्रोच है। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एब्स्ट्रैक्ट है, थ्योरेटिकल है, और कई बार हम अनरियलिस्टिक अजम्पशंस भी लेते हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर चीज को फोकस करने के लिए, पर्टिकुलर चीज के बारे में पढ़ने के लिए बाकी आसपास की चीजों को अज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इस तरह के अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में रख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में चीजें पढ़ रहे हैं, ओवरऑल एक ही साथ सारी चीजें हम नहीं पढ़ रहे, राइट। ईच एंड एवरी थ्योरी को हम सेपरेट सेपरेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इट इज प्योरली थ्योरेटिकल विथ अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं होता। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिक होता है, प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल बिजनेस डिसीजंस को डिसीजंस लेने हैं ना, प्रैक्टिकल इश्यूज को सॉल्व करने हैं, राइट। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमें अनरियलिस्टिक असम्पशंस लेने का कोई स्कोप नहीं मिलता। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक इन इट्स अप्रोच। इट इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स टूल्स बोरो करता है फ्रॉम वेरियस अदर डिसिप्लिन्स, जैसे कि मैथ्स हो गया, स्टैट्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ऑपरेशन, रिसर्च। तो ये सारे टूल्स हमें चाहिए। ये सारे अलग अलग डिसिप्लिन्स है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी इनके टूल्स डाला जाता है, क्योंकि बिजनेस रन करने के लिए हमें ये सारी चीज चाहिए, ठीक है। In short, business economics is equals to economics plus everything useful for the decision. Now, the last nature, सबसे important nature is normative. Business economics is normative in nature. अब normative का मतलब क्या है, ये समझने के लिए आपको पहले तो ये समझना होगा कि जो इकोनॉमिक थ्योरी है, it is developed across two lines, positive and normative. पॉजिटिव का मतलब होता है, देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है कि अगर हम इकोनॉमिक फेनोमेना को एज इट इज स्टडी करें, उसकी कॉज एंड इफेक्ट पढ़े, विदाउट जजिंग इट, विदाउट पासिंग आवर जजमेंट, विदाउट गिविंग आवर ओपिनियन, अगर हम जैसा है वैसा ही पढ़े, तो उसे हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। देखिए, अ पॉजिटिव और प्योर साइंस एनालाइसिस cause and effect relationship between variables in an objective and scientific manner. It does not involve value judgment. In other words, it states what is of the state of affairs and not what to be. यहाँ पे हम क्या है, जो है उसको वैसा ही पढ़ते हैं, हम ऐसे सजेशन नहीं देते कि क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मेटिव में आता है। In other words, it is descriptive in nature in the sense that it describes the economic behavior of individual or society without prescriptions
अबाउट द डिजायरेबिलिटी और अथरवाइज ऑफ सच बिहेवियर। देखिए जो भी इकोनॉमी में लोग हैं, इंडिविजुअल्स है, सोसाइटी है, उसके बिहेवियर हम यहाँ पे स्टडी करते हैं इन डिटेल। लेकिन हम उस बिहेवियर को जज नहीं करते, हम प्रेस्क्राइब नहीं करते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हम नहीं कहते। जो है उसको एज इट इज पढ़ते हैं, व्हाट इज पढ़ते हैं। अब ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, देखिए एज अगेंस्ट दिस और नॉर्मेटिव साइंस इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ हम व्हाट इज नहीं पढ़ते, बट व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन हम वो पढ़ते हैं। यानी कि गिवन सर्कमस्टेंस में आपको क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या सही है गलत है, वो हम नॉर्मेटिव्स में पढ़ते हैं। ठीक है, वेलफेयर कंसिडरेशंस आर एम्बेडेड इन नॉर्मेटिव साइंस, क्योंकि यहाँ पे हम गाइडेंस दे रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सही है गलत है, राइट, ओपिनियन जजमेंट सजेशन दे रहे हैं। तो वेलफेयर कंसिडरेशन यहाँ पे है। पॉजिटिव साइंस में तो हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं एक फिनोमिनॉन को, ठीक है, हम वहाँ पे अपना ओपिनियन नहीं दे रहे, हम ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं। वी आर नॉट गिविंग जजमेंट, वी आर नॉट, हम वहाँ पे अपना जजमेंट या ओपिनियन कुछ भी नहीं दे रहे। ठीक है, हम नहीं कह रहे कि क्या सही है गलत है, जो है जैसा है हम वैसा ही पढ़ रहे हैं। तो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव आपको समझ आ गया, राइट। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली नॉर्मेटिव और प्रेस्क्रिप्टिव इन नेचर, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाते, राइट, हम बिजनेसेस को गाइड भी करते हैं कि कैसे बिजनेस को आगे बढ़ना चाहिए, क्या ठीक है बिजनेस के लिए, क्या गलत है, कौन सा डिसीजन उसके लिए ठीक है, राइट। तो हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन भी सजेस्ट कर रहे हैं बिजनेस को, है ना। सो दैट्स व्हाई बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर। बट देखिए नॉर्मेटिव होने के लिए पहले पॉजिटिव भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट पता होना जरूरी है, साइंटिफिक स्टडी करना जरूरी है ना। तो एक बार आपने पॉजिटिव थ्योरी समझ ली, उसके बाद ही हम नॉर्मेटिव थ्योरी यूज कर सकते हैं, मतलब उसके बाद ही हम गाइडेंस दे सकते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में ऑब्वियसली पॉजिटिव की भी पढ़ाई होती है, लेकिन नेचर वाइज इट इज नॉर्मेटिव, क्योंकि यहाँ पे सजेशन, गाइडेंस, ओपिनियन दी जाती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर। हालांकि पॉजिटिव थ्योरी भी हम पढ़ते हैं, बट एम्फोसिस इज मोर ऑन नॉर्मेटिव थ्योरी। ओके, नाउ नेचर भी हमारा खत्म हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कोप हमें बताता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कहाँ पे यूज होता है। देखिए जहाँ पे भी बिजनेस को डिसीजन लेना होता है वहाँ बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज होता है ना। अब जिस तरह के इश्यूज में बिजनेस को डिसीजन लेना होता है ना, वो इश्यूज को हम दो ब्रॉड एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज योर इंटरनल ऑपरेशनल इश्यूज एंड दूसरा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल इश्यूज। इंटरनल इश्यूज होता है जो बिजनेस के अंदर की इश्यूज, ठीक है, जो बिजनेस के अंदर ही सॉल्व करी जा सकती है, उसको हम इंटरनल इश्यूज कहते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करते हैं। एंड एक्सटर्नल इश्यूज होता है जो बिजनेस के बाहर इन्वायरमेंट में पाई जाती है, वो एक्सटर्नल इश्यूज, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से टैकल करते हैं। एक्सटर्नल इश्यूज देखिए हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते, बट एक्सटर्नल इश्यूज के बारे में अवेयर होके हम अपने बिजनेस के पॉलिसीज या डिसीजन को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इंटरनल में क्या क्या आता है, अब एक बार। तो देखिए इंटरनल इश्यूज जैसा कि हमने कहा, ये वो इश्यूज है जो कंपनी के अंदर पाए जाते हैं और इनको माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स यूज करके कंपनी के भीतर ही सॉल्व करा जा सकता है। देखिए दीज आर द प्रॉब्लम्स विद इन द कंपनीज कंट्रोल, थिंक ऑफ देम एज द थिंग यू कैन मैनेज, एडजस्ट एंड फिक्स फ्रॉम द इनसाइड। तो क्या क्या होते हैं हमारे इंटरनल इश्यूज, एक एक करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट इज डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। कोई भी बिजनेस के लिए अपने डिमांड के बारे में पता होना कि कितनी डिमांड है, क्यों बढ़ रही है, घट रही है, एंड फ्यूचर में कितनी होने वाली है, ये जरूरी है, राइट, क्योंकि उसी हिसाब से आप आउटपुट बनाओगे। ज्यादा डिमांड है तो ज्यादा बनाओगे, कम डिमांड है तो कम बनाओगे, है ना। दूसरा इशू है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। क्या चीज प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, कितना करना है। कॉस्ट एनालिसिस में कितना कॉस्ट लगेगा, रॉ मटेरियल का कितना कॉस्ट है, सर्टन आउटपुट निकालोगे तो कितना कॉस्ट, ज्यादा करोगे तो क्या कॉस्ट बढ़ेगा घटेगा। तो ये सारी चीज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस में आता है। और ये इशू बिग इशू है बिजनेस के लिए, क्योंकि कॉस्ट में ही बिजनेस का प्रॉफिट डिपेंड करता है, राइट। अगर कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट ज्यादा होगी, है ना। तो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है कि आप स्टॉक कितना रख रहे हो, फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक कितने रख रहे हो, ठीक है, एंड रॉ मटेरियल्स के स्टॉक कितने रख रहे हो। देखिए अगर बहुत ज्यादा स्टॉक रखोगे तो भी आपको स्टॉक होल्ड करने के लिए
कॉस्ट लगेगा, राइट, जैसे कि स्टोर रूम का कॉस्ट, फ्रीजर का कॉस्ट, ये सब, और बहुत कम रखोगे तो टाइम जब आपको सेल करने का टाइम आएगा तो आपके पास इनफ स्टॉक नहीं होगा, है ना। तो बिल्कुल राइट अमाउंट का स्टॉक मेंटेन करना जरूरी है, ये भी एक बिजनेस का इश्यू है, एंड इसको भी बिजनेस इकोनॉमिक्स सॉल्व करने में हेल्प करता है। राइट अमाउंट ऑफ स्टॉक कितना है वो पता करने में हेल्प करता है। सिमिलरली मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, देखिए आप, अब प्राइसिंग जो है ना, आप अपने प्रोडक्ट की कितनी प्राइसिंग रखोगे, इट डिपेंड्स कि आप कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में हो, ठीक है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स पहले आपको आपका मार्केट स्ट्रक्चर पता करने में हेल्प करेगा, एंड उसके हिसाब से करेक्ट प्राइस रखने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब फिफ्थ इंटरनल इशू इज रिसोर्स एलोकेशन, कि कितना रिसोर्स एक प्रोडक्ट पे लगाए, कितना सर्विस पे लगाए, अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो कितना कहाँ कहाँ पे लगाए, वो एक समस्या होती है, राइट। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें सही जगह पे सही रिसोर्स एलोकेट करने में भी हेल्प करता है। सिमिलरली सिक्स्थ इंटरनल इशू इज कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल यानी कि कहाँ पे पैसा लगाए, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस को एनालाइज करना पड़ेगा, कहाँ पे पैसा लगाने से कितना रिटर्न मिलेगा वो एनालाइज करना पड़ेगा, राइट। तो अगेन ये भी एक इशू है, इंटरनल इशू है, विच कैन बी सॉल्व विथ बिजनेस इकोनॉमिक्स। एंड प्रॉफिट एनालिसिस, देखिए कोई भी बिजनेस के लिए, बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही काम करता है, राइट। तो कितना प्रॉफिट आपका बन रहा है, किस वजह से कम हो रहा है, किस वजह से ज्यादा हो रहा है, ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स टूल फॉर प्रॉफिट एनालिसिस ऑल्सो, ताकि आपको अपना प्रॉफिट का अंदाजा हमेशा रहता है, आप अनसर्टेनिटी में भी, रिस्क सिचुएशन में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सको, और कभी भी आप शॉक में ना जाओ कि अचानक से कैसे प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। एंड लास्ट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। कोई भी जब आप बिजनेस ओपन करते हो, बिजनेस चलाते हो, तो कुछ ना कुछ रिस्क तो रहता है, सर्टेन रिस्क नोन होते हैं जो पहले से आपको अंदाजा होता है, कुछ अननोन रिस्क होते हैं, राइट। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स ये अननोन रिस्क को कम करने में हेल्प करता है, और आपको कोशिश करता है कि पहले से ही सारे रिस्क के बारे में आप अवेयर हो, एंड रिस्क को कंसिडरेशन में रखते हुए आप एक प्रॉपर डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन ले सको, ठीक है। तो ये सारे इंटरनल इश्यूज है जो बिजनेस के अंदर होते हैं, और इंटरनली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अंडर बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। ओके, अब एक्सटर्नल इश्यूज आपके क्या है, देखिए वो इश्यूज है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से सॉल्व हो सकता है। दीज आर बिग पिक्चर इकोनॉमिक इश्यूज जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, बट आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल इश्यूज है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट एडजस्ट योर स्ट्रेटजीज टू सर्वाइव एंड थ्राइव। तो क्या क्या मैक्रो फैक्टर्स है, इश्यूज है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। देखिए व्हाट इज द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, आप किस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम पे काम कर रहे हो, ठीक है। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, जो हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे इसके बारे में, तो वो आपके बिजनेस सिस्टम को अफेक्ट करता है। सिमिलरली आप बिजनेस साइकिल के कौन से स्टेज में हो, क्या आप ऐसे इकोनॉमी में है वो जो ग्रो कर रहा है, या फिर जो आर्थिक मंदी में, ठीक है। सिमिलरली आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ट्रेंड क्या क्या है, नेशनल इनकम आपकी कैसी है, एम्प्लॉयमेंट कैसी है, क्या वहाँ पे बेरोजगारी ज्यादा है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कैसा है। तो ये सारे फैक्टर्स भी बिजनेस को अफेक्ट करता है। सिमिलरली आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या क्या है इकोनॉमी को लेके, ठीक है। सिमिलरली सेंट्रल बैंक एंड फाइनेंशियल सेक्टर आपके कैसे है। सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जैसे कि लेबर की ऑर्गेनाइजेशन यूनियन होती है, कहीं कस्टमर्स की यूनियन होती है, लेबर के राइट के लिए, कस्टमर के राइट के लिए, है ना। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है, राइट, कि कितने घंटे आप लेबर को काम करा सकते हो, आप कस्टमर्स को क्या बेच सकते हो, नहीं बेच सकते। तो ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। एंड सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आपका कैसा है। तो देखिए ये एक्सटर्नल इश्यूज है, ये आपके बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, ताकि आप क्या कर सको, इनके अकॉर्डिंग प्लान कर सको, ठीक है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स फर्म अंडरस्टैंड, मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड टू दीज मैक्रो फैक्टर्स। तो इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज आपने समझ लिया, राइट। अब लास्ट टॉपिक बचा है द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो फटाफट देख लेते हैं। देखिए मीनिंग अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स इज अबाउट फ्रेमिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स बनाना टू सॉल्व वेरियस इकोनॉमिक इश्यूज। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम प्रिंसिपल्स फ्रेम नहीं करते, जो ऑलरेडी फ्रेम्ड प्रिंसिपल्स हैं हम उन्हें अप्लाई करते हैं टू सॉल्व बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब कैरेक्टर की बात करें तो इकोनॉमिक्स बोथ माइक्रो एंड मैक्रो होती है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इकोनॉमिक इन कैरेक्टर।
मेन टास्क बात करें तो फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज एंटिटीज, तो सारे ही इकोनॉमिक की जो एंटिटीज या इंडिविजुअल्स है सबके नीड्स को यहाँ ध्यान पे रखा जा रहा है। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स का मेन टास्क क्या है? बिजनेस को प्रॉपर डिसीजन लेना सिखाना, ठीक है। नेचर की बात करें तो इकोनॉमिक्स बहुत पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव हो सकती है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर। स्कोप की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स एक वाइडर टॉपिक है, तो वाइडर स्कोप है, एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जस्ट अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, तो कंपैरेटिवली नैरो स्कोप है। ब्रांचेस की बात करें तो इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है बिजनेस इकोनॉमिक्स, और वहां पे भी यहाँ पे भी यही चीज लिखी है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। कंसर्न विथ की अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स किस किस चीज से कंसर्न है, तो देखिए सारे ही थ्योरीज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन टू डिस्ट्रीब्यूशन सारे ही इकोनॉमिक्स के अंदर आती है, ठीक है। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स इट इज ओनली कंसर्न विथ प्रॉफिट थ्योरी, क्योंकि ये बिजनेसेस को प्रॉफिटेबल बनाना, कैसे प्रॉफिट कमाना वो सिखा रहा है, ठीक है। तो मेन फोकस यहाँ पे प्रॉफिट थ्योरी है। अगर हम एनालिसिस की बात करें कि क्या क्या एनालिसिस इकोनॉमिक्स में आता है, तो देखिए बहुत मैक्रो एंड माइक्रो लेवल इश्यूज की एनालिसिस यहाँ पे होती है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम ज्यादातर माइक्रो लेवल एनालिसिस ही करते हैं, क्योंकि देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं कि उसको कैसे डिसीजन लेना है, उसको कैसे ग्रो करना है, राइट। तो जब हम मैक्रो फैक्टर्स भी पढ़ते हैं ना, तो हम इस तरह से पढ़ते हैं कि ये फैक्टर मेरे बिजनेस को कैसे अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो एनालिसिस जो है वो आपका माइक्रो लेवल का ही होता है, भले आप मैक्रो एलिमेंट्स भी पढ़ते हो, लेकिन एनालिसिस आप अपने बिजनेस के लिए ही कर रहे हो, सो इट इज माइक्रो एनालिसिस, बेसिकली यहाँ पे माइक्रो लेवल की एनालिसिस होती है, ठीक है। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो इकोनॉमिक्स कॉन्सेंट्रेट्स ओनली ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स में बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम को कंसिडर किया जाता है। तो देखिए बिजनेस इकोनॉमिक में कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम हो, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे नॉन इकोनॉमिक हो, दोनों ही यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। अगर हम वैलिडिटी ऑफ अजम्पशंस की बात करें तो बिजनेस सॉरी ओवरऑल इकोनॉमिक्स में हम कई सारे अजम्पशंस लेते हैं, कई कबार वो अजम्पशंस अनरियलिस्टिक भी होते हैं, जैसे कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेते हैं, राइट, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, रियल लाइफ बिजनेस इश्यूज से हम डील कर रहे हैं, तो कुछ जो अजम्पशंस इकोनॉमिक की थ्योरी में दी गई है, शायद वो रियल लाइफ बिजनेस में प्रैक्टिकल ना हो, ठीक है, शायद वो अजम्पशंस इनवैलिड साबित हो, ओके। तो यही थे डिफरेंसेस। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो गाइज आई होप आपकी थरली रिविजन हो गई है यूनिट 1 की। अगर आपको अभी भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे भी डाउट पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वन शॉट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।